सर, मेरा नाम अंजना मल्ल है। मैं पूर्वांचल गांधी की पत्नी हूँ। क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया है? कहाँ पर हैं इस वक्त? करीब 11 साढ़े 11 की बात है। तब तक थाने से 3 लोग आए, शाहपुर थाने से। जनरली बात हुई, बातचीत इन लोगों में आपस में क्या हुई मुझे तो ये नहीं मालूम, मैं अपने काम में बिजी थी। तो कहे कि बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। इतना करके निकलने लगे तो मैंने कहा कि आप ले लीजिए, तो कहे नहीं, थाने से लोग बुलाए हैं मिलने के लिए और मैं मिल के आता हूँ 2 मिनट में। गए, करीब 1 डेढ़ घंटा जब हो गया, मुझे काफ़ी लेट लगा, तो मैंने कहा कि खाना भी नहीं खाया, ओपीडी बंद हो जाएगी, जाने में दिक्कत होगी। तो मैंने रिंग किया, तो कोई जवाब उधर से नहीं आया। फिर मैंने शाहपुर के नंबर पे मैंने फ़ोन किया। उसके बाद इनको कुछ बातचीत किए होंगे, जो किए हों, इनको लेके मेडिकल कराने चले गए। इतनी बात हो गई, तब तक भी डॉक्टर साहब को ये नहीं था कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है या मेरे खिलाफ कोई इस तरह की साजिश की जा रही है। ऐसा उन्हें मतलब कोई अंदेशा नहीं था। ना इनसे कुछ पूछा गया, ना इनको बताया गया, ना इनसे कहा गया। आखिर किसी की गलती हुई तो आप बताएँगे ना कि आपकी ये गलती, इसकी सज़ा आपको ये दी जा रही है। तो फिर इनका फ़ोन आया कि मेरा मेडिकल हुआ है और मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। एकदम अवाक हो गया, अरे ऐसा क्या? क्या बात हो गई? कुछ तो घर में भी ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ये किए भी नहीं है। पुलिस वाले लोग तो कुछ नहीं बताया, डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा कि मैं मिलने जा रहा हूँ। ये लोग मुझे मिलने के लिए बुलाए हैं। इतना बड़ा धोखा करने की मुझे तो मतलब कोई ऐसी आवश्यकता इन लोग की नहीं दिखती है कि ये लोग क्यों इस तरह से धोखा किए। और 12 बजे यहाँ से ले गए हैं और 4:30 बजे मतलब कन्फर्म हुआ है कि वो अरेस्ट किए गए हैं। अभी उनको कोई बात हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये तो धोखा है ना, सरासर धोखा। आप मुझे बता दिए होते कि मैं इनको अरेस्ट करने ले जा रहा हूँ। हम ये जो बराबर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे ये भी एक भूमिका हो सकती है कि सरकार असहज बिल्कुल, रहती बिल्कुल है हो जन के सकती है। सवालों तो से। मैंने कहा ना कि ये प्रशासन और शासन दोनों की मिली-भगत है। बिल्कुल हो सकती है भाई। आप आज मेरी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है मैं ये नहीं बता सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप हमारे साथ द स्वतंत्र पर बराबर डॉक्टर सपूर्णानंद मल्ल जी को, जो पूर्वांचल के गांधी जी कहे जाते हैं, उनकी बात सुनते होंगे। वो हमेशा देश हित और समाज का किस तरह से हित रहे उस पे बात करते थे, किस तरह से भाईचारा रहे, किस तरह से एकता रहे, उस पर चर्चा करते थे। और देश की जो इस वक्त अर्थव्यवस्था है उस पर कैसे सुधार किया जा सके उसको वो बताते थे, खुलकर बताते थे, और कहाँ पर लोग गलत हैं उसको गलत बोलने की हिम्मत रखते थे। लेकिन अभी हमारे पास खबर आई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। पहले आप अपना परिचय हमें दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? सर, मेरा नाम अंजना मल्ल है। मैं पूर्वांचल गांधी की पत्नी हूँ। और मैम क्या? जी 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 जी, एजुकेशन बताइए। एजुकेशन की तरफ से मैं एमएड की हूँ। जी जी पढ़ाई मेरा सर के साथ-साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हम दोनों अपना पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी, मैम वो लगता है और वो देश किसी के बारे में भी सोचते रहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, जितना कर सकते हैं। जी। अब आप बता पाएंगे कि मैम क्या हुआ, क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, कहाँ पर हैं इस वक्त? सर, हमारे इसकी जानकारी आप दीजिए, फिर हम लोग पूरा मामला समझेंगे। सर देखिए, 10 तारीख को एक ज्ञापन दिया था उन्होंने। जो ज्ञापन उनको जा करके देना था डीएम कार्यालय पर, लेकिन उस दिन कुछ सिपाही वाली कुछ भर्ती परीक्षा चल रही थी, कुछ ऐसा उन्होंने प्रशासन ने बताया कि सर यहाँ आप मत करिए, मत आइए और घर पर ही दे दीजिए। तो सर ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर आके ले लीजिए। सर की थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं नहीं आऊँगा और आप घर पर भेज दीजिए, मैं घर पर ही ज्ञापन दे दूँगा। घर पर 10 तारीख को ढाई 3 बजे तहसीलदार साहब आए और ज्ञापन जैसे हमेशा होता है वैसे हुआ और वो लेके चले गए, कोई बात नहीं थी। 11 तारीख को हम लोग को डॉक्टर को दिखाने जाना था। बेसिकली जाना 10 को ही था, क्योंकि बुधवार का टर्न था, मुझे भी दिखाना था और सर की भी तबीयत ठीक नहीं है, चेहरे वगैरह में सूजन काफ़ी है। तो नहीं हम लोग जा पाए, ज्ञापन लेने में सर लेट आए थोड़ा। तो हुआ कि चलो आज नहीं जाते, कल चलते हैं। तो नेक्स्ट डे अभी ये तैयारी हो रहे थे, करीब 11 साढ़े 11 की बात है, तब तक थाने से 3 लोग आए, शाहपुर थाने से। थाना मेरे घर के बगल में ही थोड़ी दूर पर है। तो वहाँ से हमेशा सर का ये ज्ञापन और अनशन चलता रहता है, तो लोग आते रहते हैं। हम लोग को कुछ ऐसा अंदेशा नहीं था कि किसी कारण से लोग आए हैं। वो लोग आए और पूछे, तो बेटा मेरा था, तो उसने कहा कि पापा नहा रहे हैं, अंकल बैठ जाइए। वो लोग बैठे और जैसे एज़ यूजुअल चाय-पानी होता है वो हुआ और बैठे। तब तक सर नहा के निकल गए, तो मैंने बताया कि कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने। तो बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनको अंदर ही भेज दो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो फिर जैसा कि यही जगह आप जो देख रहे हैं लाइब्रेरी, सर हमेशा यहीं बैठते हैं, यहीं उन्होंने बुला लिया, कहा कि यहीं भेज दो। यहाँ आए और जनरली बात हुई, बातचीत इन लोगों में आपस में क्या हुई मुझे तो ये नहीं मालूम, मैं अपने काम में बिज़ी थी।
फिर ये निकलने लगे तैयार होके, तो मैंने पूछा कि आप अभी तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? सुबह से आपने कुछ लिया नहीं है, ले लीजिए। और डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, टाइम लेट हो रहा है, 12 बजने जा रहा है। और जैसा कि सिविल हॉस्पिटल आप जानते हैं 2 बजे ओपीडी बंद हो जाती है, 2 ढाई बजे। तो कहे कि बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। इतना करके निकलने लगे, तो मैंने कहा कि आप ले लीजिए, तो कहे नहीं, थाने से लोग बुलाए हैं मिलने के लिए और मैं मिल के आता हूँ 2 मिनट में। तो फिर हम चुप हो गए, हम कहा अच्छा ठीक है, बगल में ही है, 10 मिनट में आ जाएँगे। तो मिलने कह करके गए और ये अपनी स्कूटी से गए, उन लोगों की गाड़ी से नहीं गए। वो 2-3 लोग थे, तो वो लोग अपनी गाड़ी से चले गए। साथ में ये भी गए। गए करीब 1 डेढ़ घंटा जब हो गया, मुझे काफ़ी लेट लगा, तो मैंने कहा कि खाना भी नहीं खाया, ओपीडी बंद हो जाएगी, जाने में दिक्कत होगी। तो मैंने रिंग किया, तो कोई जवाब उधर से नहीं आया। फिर मैंने शाहपुर के नंबर पे मैंने फ़ोन किया। तो 2 बार रिंग किया, उठा नहीं, तीसरी बार में उठाया उन्होंने, जो भी उठाया उनके यहाँ। तो वो मैंने उनसे बताया कि पूर्वांचल गांधी जी गए हैं आपके यहाँ और ज़रा मेरी बात करा दीजिए, उनको डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो बोले अच्छा मैं बात कराता हूँ। हाँ, ये उन्होंने मतलब फ़ोन लास्ट वाला जो अटेंड किया उसको कट नहीं किया। मैंने सोचा अपने ही फ़ोन से वो करा देंगे बात। लेकिन डॉक्टर साहब खुद हमको फ़ोन कर दिए, मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ थोड़ा बैठा हूँ, ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि आप लेट हो रहा है और आप उनसे पूछ लीजिए क्या बात है, मिलने ही गए हैं, या तो दिखा के आके फिर आप मिल लीजिएगा। तो बोले अरे इन लोगों को जानती हूँ, बहुत काम रहता है, मैं देख लेता हूँ, अभी बोले हैं 10 मिनट सर रुक जाइए। एकदम ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं, कोई बातचीत मतलब ऐसी नहीं लगी जिससे कि हमको या इनको कोई भी अंदेशा हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर ये लोग डिले करके किसी तरह भी डिले किए और उसके बाद इनको कुछ बातचीत किए होंगे जो किए हों, इनको लेके मेडिकल कराने चले गए। अब ये मेडिकल कराने गए, तो फिर मैंने जब और देर हुआ तो मैंने फिर ढाई 3 बजे के बाद एक बार फिर बात किया, तो ये बोले कि मैं मेडिकल करा। तो मुझे अब इसका अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा घर नहीं आया है, लेट हो रहा है, इसलिए चले गए मेडिकल कराने। तो मैंने इस पे मतलब सवाल भी खड़ा किया कि अच्छा आप अकेले चले गए, अच्छा कोई बात नहीं आप करा के आइए, मैं कल जाके अपनी दवा ले आऊँगी। इतनी बात हो गई, तब तक भी डॉक्टर साहब को ये नहीं था कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है या मेरे खिलाफ कोई इस तरह की साजिश की जा रही है, ऐसा उन्हें मतलब कोई अंदेशा नहीं था। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, तब इनको कुछ डाउट हुआ। अच्छा, क्वालिटी ये आप देख लीजिए कि जब प्रस्तुत किया गया तो मजिस्ट्रेट भी शायद वहाँ नहीं थे। जहाँ इनको प्रस्तुत किया गया कोर्ट में मजिस्ट्रेट नहीं थे और इनको ना इनसे कुछ पूछा गया, ना इनको बताया गया, ना इनसे कहा गया। आखिर किसी की गलती हुई तो आप बताएँगे ना कि आपकी ये गलती, इसकी सज़ा आपको ये दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ये करीब 4:30 सवा 4 या 4:30 हो रहा होगा, पौने 4। तो अब टाइम का मुझे बहुत क्लियर नहीं है। तो फिर उनका फ़ोन आया कि मेरा मेडिकल हुआ है और मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। एकदम अवाक हो गया, अरे ऐसा क्या? क्या बात हो गई? कुछ तो घर में भी ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ये किए भी नहीं हैं। और विगत 10 सालों में जो भी अनशन, धरना जो भी करते हैं, ये लोगों की भलाई के लिए करते, कभी किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोलते, कभी किसी से इनकी हाथापाई नहीं, कुछ भी नहीं। और सारे अधिकारी भी बहुत मतलब इनकी इज़्ज़त भी करते हैं, ये भी बात सही है। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको ले जा रहे हैं? तो बोली ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन अब मैं आऊँगा नहीं घर, मैं जा रहा हूँ वहीं। अब हम लोग तो भई हम थे और बेटा मेरा था, हम लोग तो एकदम शॉक्ड हो गए। बेटा पढ़ने गया हुआ था, मतलब वो भी आया रात में पढ़ के। वो भी एकदम शॉक्ड हो गया। मुझे बस इस चीज़ का अफ़सोस है कि जब वो घर से यहाँ से लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ कहा नहीं मैं क्यों ले जा रहा हूँ, कहाँ ले ये और वो पुलिस वाले लोग तो कुछ नहीं बताया, डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा कि मैं मिलने जा रहा हूँ। ये लोग मुझे मिलने के लिए बुलाए हैं। इतना बड़ा धोखा करने की मुझे तो मतलब कोई ऐसी आवश्यकता इन लोग की नहीं दिखती है कि ये लोग क्यों इस तरह से धोखा किए। क्योंकि जब भी बुलाते हैं या हाउस अरेस्ट करते हैं तो डॉक्टर मल हमेशा मतलब ईज़िली मान जाते हैं उस बात को, एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई प्रशासन से लड़ने से कोई मतलब नहीं है। हम किसी का बुरा थोड़ी चाहते हैं, हम किसी अच्छाई के लिए ही लड़ने जाते हैं ना। बस यही बात है, मुझे इतनी ही जानकारी मिली और 4 बजे के बाद तो फिर मेरी बातचीत नहीं हुई। इनका फ़ोन और चाबी भी मुझे मतलब भिजवा दिया गया। जबकि गाड़ी इनकी थाने में है, मैंने ये भी कहा कि इनकी गाड़ी है तो आप भिजवा दो, मेरे पास तो कोई है नहीं, तो कौन ले आएगा गाड़ी? तो वो बोलते हैं कि मैं इसके लिए ऑथराइज़ नहीं हूँ। और हम कहा बेटा ऑथराइज़ नहीं हो, लेकिन आप किसी के साथ 2 लोग आए होते, 1 लोग मेरी गाड़ी से आ गए होते और चले गए होते। बोले मैम आप किसी को भेज के, हम कहा मेरे पास तो कोई है नहीं, अब डॉक्टर साहब आएँगे तो वही जाएँगे लेने, मैं किसको भेजूँगी ले आने के लिए? मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, बेटा मेरा 9th क्लास में है, वो जा नहीं सकता। बस यही मुझे इतनी ही जानकारी मिली है। कल मैं गई थी मिलने के लिए, जी। तो कल मैं मिली, तो पहले तो जमानत के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन फिर एग्री हो गए। फिर कहा कि ठीक है देख लीजिए अब बाहर कौन है, आप कैसे करेंगी? मैंने कहा कि हैं आपके ही हित मित्र लोग हैं, तो वो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं। बोले ठीक है, लेकिन कल भी देखिए किसी तरह मतलब टाइम पास करके, खींच-तान करके सारे पेपर तैयार है, सब कुछ करके और इनकी जमानत को टाल दिया गया है। बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया कि नहीं मैं आज नहीं करूँगा, अब मंडे को होगा। चूँकि आज सैटरडे, संडे अब 2 दिन छुट्टी हो गई।
तो ये तो मतलब एकदम सोची समझी साजिश ही मुझे लग रही है, बाकी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि इधर तो कोई ऐसा बवाल और पहले भी नहीं हुआ था। इधर इन्होंने यूनिवर्सिटी में पेड़ कटाई को लेके और अपनी नियुक्ति के मामले को लेकर के ही आवाज उठाई थी। उस पर भी कुछ हुआ नहीं था, मतलब जब उठाया था तब तो कुछ नहीं हुआ था। पीठ पीछे आप कुछ कर रहे हो तो नहीं बता सकती मैं, मुझे इतनी मैम ये जानकारी है। जानना चाहेंगे कि ये कौन सी तारीख पे, तो और आज तक कितना वक्त हो गया है, इसको बता पाएंगी आप? किस चीज के लिए? मैम कब उनको ले गए थे और कितना टाइम हो गया है उनको? 11 डेट? तारीख को ले गए हैं उनको, लगभग 12 बजे, 11 जून 26 को लगभग 12 बजे घर से लेके गए हैं। मेरे पास एक दो फोटो भी है, वो लोग जब आए थे बैठे थे। बस मेरे पास मतलब प्रूफ के तौर पे फोटो ही है, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। और 12 बजे यहाँ से ले गए हैं और 4:30 बजे मतलब कंफर्म हुआ है कि वो अरेस्ट किए गए हैं। किस मैम ये जुर्म जो में किए ज्ञाप हैं और ये भी मुझे जी, डॉक्टर साहब ने बताया। मुझे कहीं से कोई खबर नहीं, कहीं से कोई जानकारी नहीं। मैं उनकी मतलब पत्नी हूँ या उनके घर की मान लीजिए मेंबर हूँ, कुछ भी तो आपको कुछ तो बताना चाहिए, मुझे खबर करना चाहिए। आप यहाँ से ले गए मिलने के लिए, आप बताइए अभी उनको कोई बात हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये तो धोखा है ना, सरासर धोखा। आप मुझे बता दिए होते कि मैं इनको अरेस्ट करने ले जा रहा हूँ। मेरे रोकने से आप रुकते नहीं और मैं रोकती भी नहीं। भाई कुछ गलती होगी आप ले गए, मुझे बताएंगे ना क्या गलती है, इतना तो बताना चाहिए प्रशासन को। तो ये तो सरासर धोखा है। आप आए मुझे कह रहे हैं चलिए किसी से मिलने, और उसके बाद आप वहां क्या करेंगे, ये मैं कैसे बताऊंगी? रिस्पॉन्सिबल इसका कौन होगा, आप बताइए। मैम जो ये ज्ञापन देने वाले थे उस पे क्या बात थी, वो बता पाएंगी आप? जो सर, नहीं, जो ज्ञापन 10 तारीख को दिए थे, जी जी 10 तारीख को ज्ञापन दिया था उन्होंने। वो यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का मामला चल रहा है और यहाँ की वीसी ने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वीसी ने कुछ पेड़ों को कटवाया है, 1100-1200 कुछ पेड़ों को कटवाया है। उस मामले को लेके ये मतलब मुद्दा उठाए थे। बाकी तो कोई ऐसा मामला मुझे नहीं समझ आ रहा। और मैम यही दो अभी चीजें जब थी। ऐसे आप जब मिली तो क्या आरोप लगाए गए, इस पर कुछ आपको जानकारी है कि अभी कुछ नहीं है? कोई ऐसी जानकारी नहीं कि इन पर क्या आरोप लगे, मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि इनको क्या आरोप। ये तो मतलब डॉक्टर मल को भी नहीं पता, क्योंकि कल मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो बोले कि कुछ ऐसा क्या आरोप लगा, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी किसी से आज तक कहा सुनी नहीं, हाथापाई नहीं, कुछ भी नहीं है। आरोप क्या लगा है वही लोग जानेंगे, गॉड नोज, आई डोंट नो। और मैम जो ये सरकारी लोग हैं इनसे कभी बात हुई, ये कुछ बता रहे हैं कि क्या हुआ, कि सब जगह शांति है, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा? नहीं, कोई सरकारी लोगों से तो मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई मुलाकात भी इस तरह की नहीं है। और वहाँ के स्थानीय लोग, पत्रकार लोग कुछ ये खबर को बता रहे हैं कि किस तरह से कर दो रहे हैं? दो पत्रकार लोग आए थे तो मेरा ही इंटरव्यू ले गए। वो भी मतलब मुझसे ही पूछ रहे कि ऐसा क्या, क्योंकि 10 को तो सारे आए हुए थे, तो 10 को तो कुछ नहीं था, सब अच्छे से था। ज्ञापन भी अच्छे से हुआ, तहसीलदार साहब आए ले गए, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, जैसा कि हमेशा होता है। तो उन लोगों को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई भनक जैसे इसकी ना हो, कुछ भी नहीं है। और देखिए ये प्री प्लानिंग है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और इनको इस तरह से ले जाया गया है, और नेक्स्ट डे का प्रोग्राम कि भाई पूरा दिन टाल देंगे, दिन खत्म हो जाएगा। अब उनको 3 दिन 4 दिन, अब देखिए अब तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कब जमानत है। आप डेट रहते हुए, पेपर रहते हुए आपने जमानत नहीं करी, क्यों नहीं करी? आपको टालना था तभी नहीं किया ना, आप कर सकते थे, टाइम था। कोई ऐसा संगीन अपराध भी रहता तो आदमी सोचता कि आप छानबीन कर रहे हो, पता लगा रहे हो, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उसको आप क्या छानबीन कर रहे हो? उसके खिलाफ कोई हो अगर तो बताओ, दिखाओ कि क्या दिक्कत है। ये तो सरासर धोखा है बस, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ तो नहीं लगता है। मैम ये जो बराबर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे ये भी एक भूमिका हो सकती है कि सरकार असहज बिल्कुल, रहती बिल्कुल है हो इनके सकती है। सवालों से? मैंने कहा कि ये प्रशासन और शासन दोनों की मिली-भगत है। बिल्कुल हो सकती है भाई। आप आज मेरी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है मैं ये नहीं बता सकती। भाई सरकार का विरोध तो हमेशा करते हैं, सरकार का विरोध तो भाई सभी करते हैं। आप गलत करेंगे तो मैं बताऊंगी, आप अच्छा करते तो भी जनता बताती है, तभी तो जनता वोट करती है। बुरा करेंगे तो जनता विरोध करती है, यही बात है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता है तो जहां गलत होता है वहां उठते हैं, वहां लेके अपना करते हैं काम। तो तो मतलब मुझे मतलब तो कि पूरा पूरा विश्वास यही है कि ये दोनों की मिली भगत है, और इसीलिए टाइम भी डिले किया गया है, और सब ये सोची समझी साजिश है। बड़ा मतलब कि दोस्तों बड़ी विडंबना सी बात है, 10 जून को मोदी सरकार के 12 साल होते हैं, वो कहते हैं नेहरू जी से ज्यादा शासन उन्होंने जी। कर लिया है। और 11 तारीख हम्म। को पूर्वांचल के गांधी जो समाज की और देश किस तरह से आगे बढ़े, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है।
जी, जी। मैंने बताया ना आपसे कि बिल्कुल सोची समझी साजिश है, क्योंकि मान लीजिए 11 को अरेस्ट किया गया, तो कल 12 तारीख का पूरा दिन था ना आपको ज़मानत देने के लिए, पूरा दिन था। छानबीन भी कोई ऐसी नहीं करनी थी, करनी भी थी तो आप पूरे दिन में कर लेते। कोई माफिया गिरोह, कोई ऐसा आदमी तो था नहीं जिसके साथ आपको इतना समझ और टाइम लेना है। जिसके साथ लेना आप लेते नहीं हैं। और पूरा दिन टाल के 4 बजे करूँगा, 4 बजे 5 बजे करूँगा करके पूरा दिन खत्म हो गया, अब शाम हो गई, विशेष ड्यूटी है, क्या-क्या सब कचहरी में लोग कहे और उसके बाद बस डिक्लाइन कर दिया। अब देखिए मंडे को क्या करते हैं, अब हम लोग भी उम्मीद में हैं, पेपर तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जमानत और के। मैम एक आखिरी सवाल, क्या कोई सरकारी बयान, पुलिस का कोई बयान आया है उनको अरेस्ट को लेकर कि कुछ भी नहीं आया? कुछ भी क्योंकि नहीं आया भैया, मेरे से कोई ना बात है ना कोई मुलाकात है, कुछ भी कोई बयान नहीं आया, कोई ऑन पेपर नहीं है, कुछ किसी ने मुझे ना पूछा है ना बताया है, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले ने कुछ भी ना मुझसे पूछा ना बताया ना कोई मिलना है, बस वही इनके जाने के बाद एक शख्स आया, 2 लोग थे, जिसने मुझे चाबी और मोबाइल दी, जिसमें इनका मोबाइल भी टूटा हुआ है, टूट गया है मोबाइल कार्नर से। अब कैसे टूटा ये मैं नहीं बता सकती, ये तो जब डॉक्टर साहब आएंगे तब बताएंगे या वो पुलिस वाला बताएगा जो ले आया है। मैं चेहरे से पहचानती हूँ, नाम तो मैं उनका नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा आते हैं तो कुछ लोगों को चेहरे से पहचानती हूँ। वो तो मतलब कि ये बड़ा है, क्या कहें इसमें, तो एक इंसान परेशान है जो देश के लिए बात करता है, वो अरेस्ट है और क्यों अरेस्ट है ये भी नहीं पता, कोई बताने को भी तैयार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ये हमारी आवाज सुने और कुछ बताए कि भाई किस लिए है, कम से कम पता तो चले कि आपने क्यों पकड़ा हुआ है। हाँ, मुझे गलती मालूम तो होनी चाहिए ताकि आगे से आदमी मान लीजिए वो गलती नहीं करेगा। आखिर गलती मालूम है तब आप सजा दीजिए ना। जी, किस बात के लिए ले, कौन सी गलती है? उम्मीद करते हैं कि उनको जल्दी बेल हो या रिहा किया जाए, जो भी होगा हम आपको द स्वतंत्र पे बताएंगे। हम आपके कांटेक्ट में ठीक। रहेंगे, आगे भी आपसे पूछते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी हिम्मत रखिए, अब सच की राह पे चले तो तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी अब। हाँ, वो तो बात सही है। मुझे दिक्कत ये है कि मेरी बेटी की परीक्षा चल रही है, उसके लास्ट पेपर अब चल रहे हैं। अब मीडिया पर फ्लोट होगा, मुझे इसी की ज़्यादा चिंता है, सर से ज़्यादा चिंता मुझे बेटी की है कि वो परीक्षा में डिस्टर्ब ना हो जाए, बस ज़्यादा चिंता इसी की है। चलिए, अब देखते हैं कि ये सुने और शायद जल्दी वो घर वापस आए। और बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका, हम भी कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सचिव अभी भी ये झूठ बोलते हैं सब कि हमने आधा कर्टिल कर दिया गाड़ियों का जो बॉयज था, और उसके बाद हमने सब आधा कर, कहीं कुछ नहीं दिखाने के लिए इन लोगों ने फोटो, जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आधा करेंगे गाड़ियों का रेला, और उसको आधा दिखाने के लिए 2-2 गाड़ियों का फोटो खिंचवाया, लगा दिया। 35 गाड़ियों का रेला अभी परसों चौथा रोज हमने देखा देहरादून से। इस भारतीय जनता पार्टी का जो नितिन नवीन है उसके बेड़े में 37 गाड़ी हमने गिन कर रखा है। डिबेट यदि करिएगा तो मैं दिखाऊंगा, दिखाइएगा देश को। अभी 2 दिन पहले इनके ऊपर कोई असर नहीं है। इनको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके और कैबिनेट मंत्री तक, कैबिनेट सचिव तक 2 गाड़ी, एक गाड़ी में वो स्वतः बैठे, उसका सुरक्षा, उसके साथ कोई और जो बैठना हो बैठे, और एक गाड़ी उसकी सिक्योरिटी की चले जिसमें 2 गनमैन हो। 2 से अधिक नहीं, तोपखाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए तोपखाना, इन हिंदुस्तान के लुटेरों के लिए ये तोपखाना लेके हिंदुस्तान लूट रहे हैं। 2 गाड़ी, एक मिनिस्टर के बाद 2 गाड़ी। दूसरा मैंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी को तत्काल पीएम बनाया जाए। तीसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बात कि उन तीनों तिकड़ी को बैठाया जाए, फौरन प्रेसिडेंट बैठाएं, कैबिनेट बैठे, जिम्मेदार लोग कहें कि तुम बैठो, अब बताओ कि भारत क्यों आज इस दशा में कैसे पहुंच गया है, रुपया कहां गया भारत का। दूसरा कि सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम बनाया जाए। तीसरा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सचिव तक 2 गाड़ी, 2 गाड़ी 2 गनमैन, 2 गाड़ी 2 गनमैन, इससे अधिक तीसरा कुछ नहीं। ये क्या मतलब है कि रायल सवारी निकलती है प्रेसिडेंट की? ये तो वायसराय इरविन से भी गजब का मामला हो गया है। और ये चला आ रहा है, केवल द्रौपदी मुर्मू का ही मामला नहीं है, इसमें शान समझता है सब भारत का प्रेसिडेंट। और ये देश की जनता भी देखती है तो कहती है प्रेसिडेंट आया है। अंग्रेजों से भी क्रूड व्यवस्था, तो इतना रुपया फूंकता है एक प्रेसिडेंट के एक किसी विजिट यात्रा पर, करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है गरीबों की कमाई और टैक्स पेयर्स का। कोई बोल नहीं रहा है, न इस पर कोई बहस हो रही है। आज भी इस पर बहस नहीं हो रही है कि तुम क्यों नहीं ट्रेन में बैठ के जा सकते। तुम, जब कानून बराबर है, डेमोक्रेसी है,
दो ऐसे बड़े हथियार हैं तो तुमको, तुम्हारी एक जहाज 9,000 करोड़ की निकलती है, तुम्हारा लाइन क्लियर होता है, फिर वहां जहाज उतरती है बड़े एरोड्रम पर, वहां से तुम हेलीपैड से बह जाते हो, वहां हेलीकॉप्टर का बनाया जाता है, रुपया बर्बाद करने का। तो मैंने कहा कि कोई जहाज नहीं, सार्वजनिक साधन से यात्रा करे। विधायक निधियां और सांसद निधियां खत्म कर दी जाए, विधायक निधियां सांसद निधियां खत्म कर दी जाए। यदि 5,000 लोगों का 500 करोड़ रुपया जोड़िएगा तो 25,000 करोड़ रुपया केवल यही होता है। 5 करोड़ हम जोड़ लें, 5,000 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स हैं भारत के, दोनों मिलके, ठीक है ना। तो 5,000 का 25,000 करोड़ ये केवल ये बचेगा। और अभी जब तक एक क्राइसिस चल रही है, नेक्स्ट मेजरमेंट की जब तक ये क्राइसिस चल रही है तब तक इनके विधायक और सांसदों के वेतन काट लिए जाए। किसी सांसद विधायक का वेतन आज की तिथि में किसी स्टेट का 2 लाख से कम नहीं है पर मंथ। अब वेतन इन लोगों ने बाकायदा बना दिया है। सांसद का तो लगभग 42 लाख है कंटिजेंसी और सैलरी मिलके, और विधायकों का लगभग 12 दूनी 24 30 लाख रुपए है। किसी भी असेंबली का एमएलए का विधायक का वेतन 2.5 लाख से कम नहीं है। तो इनको सब निकालेंगे तो इतना पड़ेगा, अभी रद्द कर दिया जाए। दूसरा, वेतन जितने भी है, नेक्स्ट मेजरमेंट है कि वेतन 1 लाख से मिनिमम वेतन 50,000 करिए और मैक्सिमम वेतन 1 लाख करिए। 5 लाख प्रेसिडेंट को क्यों दिया जा रहा है? 3 लाख कैबिनेट मंत्री को क्यों दिया जा रहा है? इस देश के खजाना को क्यों फूंका जा रहा है? भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक ये आप लॉकडाउन, इकोनॉमिक लॉकडाउन क्यों नहीं घोषित कर देते हैं, उसी में सब डालो। तो 1 लाख अधिकतम वेतन कोई कर्मचारी, श्रीमान, माननीय जितने भी हैं, और न्यूनतम वेतन 40,000 नहीं, कोई पियून भी नियुक्त होता है तो उसे 50,000 दो। ये मेजरमेंट बना है। पार्टियों की 1 किलो से अधिक सोना जितने भी लोगों के पास है इस देश में, एक भी फॉरेक्स कर रहे हैं, दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क हो जाएगा। इस देश में जो 2019 से लेके और 26 तक 28 फरवरी तक जो सोने का अकाल पड़ा है, 29,000 रुपए से सोना राइज होना चालू हुआ है और 1,62,000 पर 10 ग्राम गया है। कहाँ गया है सोना? 125 करोड़ लोगों के पास जेब में चवन्नी नहीं है, वो किसी तरह पेट पाल रहा है, सोने की दुकान जानता है। सोना किसने खरीदा है? आप जैसे, मेरे जैसे और ये माननीयों जैसे, श्रीमान जैसे लोगों का, जिनका पेट भर रहा है। वो बड़ी बड़ी किलो का किलो सोना है सब घरों में। सोना कहीं नहीं है, सोना सरकार के खजाने में नहीं है, सोना उद्योगपतियों के, अमीरों के, माननीयों के घर रखा हुआ है। सब मशीनरी है, डिजिटल इंडिया है, 2 मिनट में पता चल जाएगा कागज से कि आप किसके पास सोना है। 1 किलो से अधिक जिस भी घर में 2000 नवंबर 19 से लेके फरवरी 2026 तक क्रय सोना हुआ है, 1 किलो से अधिक सारे सोने खींच ले आए जाए, सारे सोने निकाल लिए जाए, पनिश किया जाए। ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये रबर्स ऑफ द कंट्री हैं, यही है असली डकैत। कमीशन का पैसा, माननीयों का जगह का पैसा, उद्योगपतियों ने सोना कुंटलों खरीद के रखा है। अरे किलो किलो तो सोना यार ये दान देते हैं मस्जिदों और मंदिरों के छतरी के लिए, उनके फर्श में सोना जड़वाने के लिए। अगली बात कि सभी पार्टियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए, उनका कार्यालय, उनके एसेट्स, उनके गाड़ी, इसलिए कि चंदे और चोरी का पैसा है। पार्टियों का पैसा चंदा चोरी का पैसा है। चंदा और चोरी का पैसा जो 32-33 हजार करोड़ रुपया केवल कैश का होगा यदि सभी पार्टियों का छीन लिया जाए तो। गाड़ियों का अलग होगा, कार्यालय जो इनके करोड़ों करोड़ों के बनवाए गए हैं, विशेषकर इनके भाजपाइयों के, इनका अलग होगा, कांग्रेस जनों का अलग होगा, सबका। इसमें कोई मैं डिस्पैरिटी की बात नहीं करता। इसके बाद क्या किया जाए? आरएसएस एक अवैधानिक संस्था है, इसकी संपत्ति जब्त की है, उसको जब्त करने आरएसएस। तीसरा, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा अब से एक सर्कुलेशन निकाल दें कि कोई निजी व्यक्ति सोना नहीं खरीदेगा। मेरी बात मैंने अपना बनाया है फॉर्मूला, कोई निजी व्यक्ति सोना नहीं खरीदे जब तक क्राइसिस सरकार कर नहीं, कोई दुकानदार और निजी व्यक्ति सोना खरीदेगा भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई भी निजी व्यक्ति सोना किसी दुकान में अभी स्टॉप लगाए। सोना खाने की चीज नहीं है, सोना पहनने ओढ़ने की चीज नहीं है, शिक्षा चिकित्सा के उपयोग
आपको सोना नहीं खरीदना है। पहले एक बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, इसको माने ना, सरकार नहीं मानेगी, हमको पता ही है, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सोना ना खरीदने पाए। और इसके बाद तेल गैस आदि की जो कीमत है वो किसी कीमत पर अभी न बढ़ाएं, उसको प्राइवेट संसाधन और संपत्ति जो 1990 के पास कंपनियों को बेची गई है, PSUs, उसको जब्त कर लें। उनको क्या दे दें कि जिस रेट में खरीदा गया है और उस पर जो प्रति वर्ष महंगाई भत्ता 10%, 9%, 8% है, जोड़ के उनको दे दें। ये नहीं कि उन्होंने 2000 में खरीदा और आज जो है 47 लाख जिसकी करोड़ की जो कैपिटल हो गई है उसको छोड़ देना। सब जब्त कर लें, सब जब्त करें, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद मंत्रियों की संपत्ति 2090 के बाद आज तक, इस समय देश में अप्रोक्सीमेट 1000 मंत्री हैं, 1000 मंत्री विधानसभाओं में और सेंटर में मिलके हैं। इनकी किसी मंत्री की कैपिटल 1000 से कम की नहीं है, 1000 से करोड़ की। किसी भी मंत्री की कैपिटल एवरेज मैं बता रहा हूं, और गडकरी की और अमित शाह की कैपिटल तो पूछिए मत कि कितने कितने लाखों लाखों करोड़ एक आदमी की कैपिटल है। और इसी तरह की स्थिति बहुत सारे मंत्रियों की है, तो ये छीन लिया जाए, इनके पास रहने देने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों के पास जहाजें हैं, 1990 के पास जहाज जिन लोगों ने खरीदा है, जहाज, हेलीकॉप्टर, बताइए ना, देश में 120 करोड़ लोगों के पास 2 मीटिंग का खाना नहीं है, कैश के नाम पर 1 रुपया नहीं है। उस देश में 250 लोगों के पास जेट विमान और जहाजें अपनी रखी हुई हैं। कौन सा विकास का सिंबल है? कौन सी संविधान की व्यवस्था इक्विलिटी से लगेगा? इससे कौन सा विकास होगा? और संयोग से उस सभी उद्योगपतियों के पास, और उसमें 70% ऐसे माफिया और अमीरों के पास है जिन लोगों ने तोड़ फोड़ हिंसात्मक काम किया इस देश के अंदर। चार्ट बना के देख लें, ये सब छीन लिया जाए, अब देर लगाने की जरूरत नहीं है।